गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल तक आपने पढ़ा कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन 3 विधियों से होता है, आपको बताया, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब कल आपने पढ़ा कायिक जनन क्या होता है और कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। कायिक जनन आपने कल पढ़ा कि 2 विधियों से होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। और प्राकृतिक कायिक जनन किन विधियों से होता है और कृत्रिम कायिक जनन किन विधियों से होता है। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन जीवों में पाई जाने वाली वह विधि है, सबसे सरल विधि होती है, जिसमें जीवों की एक कोश की जो कोशिकाएं होती हैं वो बिना किसी निषेचन के एक सिंगल कोशिका विभाजित होती है, तो जिसके कारण इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अलैंगिक जनन क्या है और इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। अलैंगिक जनन को कहा जाता है कि इस विधि में जीव जो है वयस्क होने के पश्चात अपने समान संतति उत्पन्न करता है। इसमें एक ही जीव भाग लेता है, अर्थात अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है, इसीलिए इसे एकल जनन कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अलैंगिक जनन होता है, उच्च श्रेणी के अकशेरुकी एवं कशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन का पूर्ण अभाव होता है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो अलैंगिक जनन होता है, पौधों में अलैंगिक जनन जो है गुणन की एक सामान्य विधि है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि जो अलैंगिक जनन होता है, अर्थात अलैंगिक जनन किन विधियों से होता है। तो अलैंगिक जनन की जो प्रमुख विधियां हैं, उसमें सबसे पहली जो विधि है उसे हम द्विविभाजन एवं बहुविभाजन विधि कहते हैं। दूसरी विधि है स्टूडेंट्स जिसको हम खंडीभवन अथवा बहुविखंडन विधि कहते हैं। तीसरी विधि है मुकुलन विधि और चौथी विधि है बीजाणु जनन विधि। अब बीजाणु जनन क्या है कि पौधों में विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, तो उन स्पोर्स को हम बीजाणु कहते हैं। अब ये बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो बीजाणु होता है उसको हम चल बीजाणु कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मोटाइल स्पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटाइल स्पोर्स कहा जाता है। चल बीजाणु वे बीजाणु होते हैं जिनमें गमनांग पाए जाते हैं, उनको हम चल बीजाणु कहते हैं। दूसरे होते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको हम अचल बीजाणु कहते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स क्या होता है जिनको हम निश्चेष्ट बीजाणु अथवा एकाइनिट्स कहते हैं। ये वे बीजाणु होते हैं, वे स्पोर होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, यानी इनएक्टिव होते हैं, तो इनको हम निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं अथवा एकाइनिट्स कहा जाता है। चौथे प्रकार के जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनको हम सुप्त बीजाणु कहते हैं अथवा हाइप्नोस्पोर्स कहा जाता है। एक पांचवी अवस्था आती है अलैंगिक जनन की, जिसको हम पामेला अवस्था कहते हैं। पामेला अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन द्वारा एक कोशिकीय जीव हथेली के आकार की संरचना बना लेते हैं, इसीलिए इसको हम पामेला अवस्था के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्रत्येक चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस प्रकार से इसमें विभाजन होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहली विधि, जिसको हम द्विविभाजन विधि कहते हैं या बाइनरी फिजन विधि कहते हैं। द्विविभाजन विधि क्या है स्टूडेंट्स? आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो द्विविभाजन विधि है, द्विविभाजन विधि को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। और सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि द्विविभाजन विधि में इस प्रकार का विभाजन जो होता है प्रायः समसूत्री अथवा असूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री असूत्री क्या होता है? समसूत्री में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक मातृकोशा 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और असूत्री कोशा में क्या होता है कि इसमें भी एक मातृकोशा जनक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का द्विविभाजन विधि में होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें एक कोश की जो जनक होता है वो कोशिका का विभाजन होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर
जो है 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इस प्रकार का विभाजन निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीवों में होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं निम्न श्रेणी के, उनमें होता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जैसे एग्जाम्पल में आपने लिखा अमीबा और पैरामीशियम, तो यहाँ पर आपको पैरामीशियम दिखाई दे रहा है। पैरामीशियम के ये आप जो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं पश्माभिका। ये इसका आपको जो एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं गुरु केंद्रक, और छोटा वाला जो बिंदी के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं लघु केंद्रक या माइक्रोन्यूक्लियस। इसको कहा जाता है माइक्रोन्यूक्लियस। ऊपर आपको स्टार शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। स्टार शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका कहा जाता है। और यहाँ पर आपको फार्मिंग फूड वैक्यूल होती है, और ये ओरल ग्रूव होती है, जो इसकी खाद्य मार्ग होता है जहाँ से ये भोजन ग्रहण करता है। ओरल ग्रूव कहा जाता है पैरामीशियम को। तो अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही द्विभाजन होता है तो इसका जो केंद्रक होता है वो लंबवत विभाजित होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने से क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें जो है इसका गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक दोनों लंबवत विभाजित होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि नई ओरल ग्रुप का जैसे ही बीच में दरार पड़ जाती है, खांच पड़ जाती है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर नई फार्मिंग हो जाती है, बीच में दरार पड़ जाती है, फिर नई संकुचनशील रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, और ये दोनों कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि ये का चित्र में आपको पूरा पैरामीशियम दिखाया गया है। यहाँ पर विभाजन शुरू हो रहा है, यहाँ पर खांच का निर्माण हो रहा है, जहाँ साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों हो चुका था। कैरियोकाइनेसिस यहीं पूर्ण हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का विभाजन। अब जैसे ही दोनों विभाजन पूर्ण हो जाते हैं तो यहाँ पर एक जनक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और इस प्रकार से पैरामीशियम की एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जैसा आपने पढ़ा है। तो इसे स्टूडेंट्स कहते हैं द्विविभाजन विधि। अब आगे का वीडियो आप इसके बाद देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रीड इट एंड नोट डाउन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन इन्फॉर्म मी। यदि आपको कोई समस्या है इसको समझने में, तो आप मुझसे मेरे YouTube चैनल NK बाजपेयी YouTube चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, a lot of thanks।